हेलो, गुड इवनिंग गाइस। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। आज का बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। आज भी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बट प्रीवियसली हम बस एक हल्का सा हमने टच देखा था कंस्ट्रक्टर का कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। आज हम एकदम डिटेल में जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, क्या यूज है, क्यों कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपने एप्लीकेशन चलाई होगी, ठीक है। एप्लीकेशन, कोई सा भी एप्लीकेशन चलाया होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पबजी ही गेम क्यों ना चलाया हो, कोई सी भी आप एप्लीकेशन चलाते हो तो आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है। तो जब आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो और जो आप रेगुलर बेसिस पे ओपन करते हो तो कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आपका क्या? कोई मेरे को बताएगा? जब आप उसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो और उसे यूज करते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मतलब एक तरह से एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो रही है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम आप उसे यूज कर रहे हो। जब आप उसे फर्स्ट टाइम यूज करते हो तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो उस एप्लीकेशन को। किसी को कोई आइडिया? अगर पता है तो यस, अगर नहीं पता तो नो आप टाइप कीजिए, नो प्रॉब्लम। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे एक आइकन बटन है, ठीक है, या यहाँ पे कोई हेडर है, ठीक है, यहाँ पे मेन्यू के टॉगल है, ठीक है। तो मतलब ऐसे एप्लीकेशन में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन नॉर्मली चलाते हो वो भी वैसे ही चलते रहते हैं। नीचे जो होता है क्या होता है, फुटर होता है, टैब बार, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम चलाते हो एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, मोस्टली एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है, साइड। और जब आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो एक ब्लर हो जाती है इमेज, और एक यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता रहता है कि इस पे क्लिक करने से नोटिफिकेशन आएगा। फिर जैसे आप ओके करते हो, देन कर्सर मूव टू हियर, इस पे क्लिक करने से मेन्यू मेन्यू खुलेगा, राइट, ठीक है। देन आप ओके करते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे कर्सर चला जाएगा, यहाँ पे कोई सेटिंग का बटन होगा, ठीक है, सेटिंग का बटन होगा, यहाँ पे अगर कोई सेटिंग का बटन होगा तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, वो दिखाएगा, यहाँ से जाके आप अपनी प्रोफाइल या सेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यस और नो। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाते हैं तो कुछ इस तरह से ही एक्सपीरियंस होता है। बट जब आप रेगुलर बेसिस पे एप्लीकेशन चलाते हो तो वो नॉर्मली ओपन होती है, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आते, ठीक है। वेल, ये तो बाई कोडिंग सेट किए जाते हैं, ठीक है, ये बाई कोडिंग सेट किए जाते हैं वैसे तो। बट यहाँ पे मैंने ये आपको क्यों पढ़ाया है टॉपिक, मैंने आपको टॉपिक ये इसलिए पढ़ा है ताकि मैं आपको बता सकूं, जब आप कोई चीज फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करते वक्त अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ पर लिखेंगे? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। क्या कॉल होता है? सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा वर्क परफॉर्म करवाना है जो आपको सबसे पहले करवाना हो, ठीक है, तो आप किस में करवाएंगे? वो आप कंस्ट्रक्टर में करवाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का मेनली पर्पज जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट बने एक्स की मदद से, ये जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है इसकी मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट बने, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई जेड की मदद से, इंट की मदद से एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, ठीक है। ए नाम का वेरिएबल बना लिया और एक इंट की मदद से बी नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। यह सिंपली हम एक क्लास बनाए थे जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट नाम से क्या बना ली, क्लास बना ली स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के बाद जो क्लास में जो स्टूडेंट है उसकी हम एज लेंगे, ठीक है। अब किसी की एज तो 0 होगी नहीं, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है वो 6 क्लास स्टैंडर्ड से स्टार्ट है। तो अगर छोटे से छोटा बच्चा भी होगा उसका जो लोअर क्राइटेरिया है
वो कितना है, 10 साल है, तो मतलब मिनिमम एज कितनी होगी हर एक बच्चे की, अगर हम एज भी नहीं इनिशियलाइज करते तो बताइए। अगर हम एज भी इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, तो मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा इंट, ठीक है। इंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एज नाम से वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बना लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा इंट, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्लास लिख दिया। अब कोई बच्चा नहीं, मैं मतलब अगर कोई बाय डिफॉल्ट एक बच्चा है, ठीक है, जिसकी डिटेल में फिल नहीं कर रहा, तो सबसे लोअर क्लास कौन सी होगी, इसकी 6 क्लास होगी, ठीक है, जिसमें वो आ रहा है सबसे ठीक है, जिस क्लास में वो पढ़ता है सबसे, मतलब जो सबसे छोटी क्लास होगी। देन इंट, ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर ले लेते हैं। अब जेंडर में वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो बट जो रेशियो होता है वो मेल, मतलब बॉयज स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो है कहीं पे गर्ल्स ज्यादा होती है स्कूल्स में, ठीक है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे सेट कर सकता है। या अगर इक्वली पढ़ते हैं तो वो सेट नहीं करे वैल्यू, जो भी वो चाहे, मतलब कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता है, तो मेल या फीमेल, ठीक है। तो इसे मैं कैर की मदद से बना देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे कैर की मदद से बना दिया, ठीक है। अब एक वेरिएबल बना देते हैं फ्लोट, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट हम लेके चल रहे हैं, अभी छोड़िए मार्क्स रहने दीजिए, क्योंकि मार्क्स 0 भी आ सकते हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स भी आ सकते हैं, 33 भी आ सकते हैं, 100 में से जितने भी मार्क्स आए। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्टूडेंट की मदद से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया सबसे पहले, ठीक है, st1 मैंने बना लिया। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट लिखा, ठीक है। अब मेरे को बताइए आप, मेरे को आप यहाँ पे ये बताइए, जो मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ, वेरिएबल जो बना, सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और उसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इनकी जो मेंबर्स हैं इनमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, बताइए सभी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये जो 4 मेंबर बने हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी, पहले वाले में, दूसरे में 0 होगी, तीसरे में क्या होगी, नल वैल्यू होगी, जेंडर में वैल्यू होगी नल वैल्यू, और चौथे में क्या होगी आपकी 0.0 वैल्यू होगी। तो आपसे आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, तो हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, जिसका नाम रख दिया हमने सेट स्टूडेंट वैल्यू। क्या रख दिया हमने, सेट, ठीक है, स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है, सेट स्टूडेंट, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। मैंने एक फंक्शन का नाम रख दिया सेट डिफॉल्ट स्टूडेंट वैल्यू, ओके। इसका रिटर्न टाइप मैं लिखा वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड एक्चुअल में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, आप इसे इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे कंस्ट्रक्टर से, कि कंस्ट्रक्टर में भी कुछ भी रिटर्न नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉइड, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप मेंशन्ड है, पर कैसा टाइप मेंशन है, जिसका कोई टाइप नहीं है, बस। ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, पर किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कि एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई टाइप नहीं है, तो इसलिए कुछ भी वैल्यू पास नहीं जाती। समझ में आ गया। तो ये बस सोचिए, यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, रिटर्न हो रहा है पर वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न हुई, जिसका कोई टाइप ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिस डॉट एज, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट मैंने 10 इसमें इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद दिस डॉट क्लास मान लेते हैं, ठीक है, दिस डॉट क्लास। अब क्लास की जगह मैं दूसरा नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से क्लास नाम रख दिया है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो नाम रख लेते हैं std स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 6 क्लास, ठीक है, 6 क्लास। देन उसके बाद दिस डॉट जेंडर मान लेते हैं कि स्कूल में जो रेशियो जो गर्ल्स का है वो ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें क्या इनिशियलाइज कर देंगे, जी गर्ल्स, ठीक है, सॉरी एफ फीमेल। देन उसके बाद दिस डॉट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हमें पता नहीं है कि कितने भी मार्क्स हो सकते हैं उसके, ठीक है, तो मार्क्स में मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट अगर मार्क्स इनिशियलाइज नहीं किए तो 0 इनिशियलाइज हो जाए, 0.0 एफ, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है जो मैं चाहता हूँ जब जैसे आपका वेरिएबल बने तो उसके बाद ये डिटेल सेट हो जाए। अब बताइए, ये एक फंक्शन है, क्या फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बताइए, क्या फंक्शन एक कोई ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बताइए।
नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अपने ऑब्जेक्ट के मेंबर में ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायग्राम बनाऊं या आपको समझ में आ रहा है? बार बार डायग्राम बनाता हूँ, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर 4 मेंबर हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। पहला वाला जो है वो किस, उसका नाम क्या है, एज, सिक्वेंसली मान लीजिए आप। पहले वाले का नाम एज, दूसरे का एसटीडी, तीसरे वाले का जेंडर और चौथे वाले का मार्क्स, ठीक है। ये नाम है सिक्वेंसली, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक फंक्शन भी बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम क्या होगा आपका सेट स्टूडेंट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू, हमने कुछ ऐसा नाम रख दिया, सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू। तो एक फंक्शन भी होगा सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपके 4 मेंबर हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, और आपने एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है, सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब उसकी प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू 0 0 है। आप चाहते हैं कि जो मेंबर्स की जो वैल्यू है, डाटा मेंबर की जो वैल्यू है, वो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू सेट हो जाए, जो लोअर क्राइटेरिया है या आपका जो एवरेज क्राइटेरिया, जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि मान लीजिए आप 100 स्टूडेंट बनाते हो और 100 स्टूडेंट में से आप चाहते हैं बस क्या, मैं भाई 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट में से जो 50 स्टूडेंट हैं वो सभी जो है कौन सी क्लास के हैं, वो सभी 6 क्लास के हैं, एज भी 10 है, और मान लीजिए वो फीमेल है। बस मार्क्स आपको चेंज करने हैं, तो आपको हर वैल्यू चेंज नहीं करनी होगी ना बार बार। आप बस सीधे क्या चेंज करोगे, मार्क्स चेंज करोगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू ये वाली सेट हो जाती है तो मतलब एक तरह से आप, जैसे आपने देखा होगा आप एक्सेल ओपन करते हो या कुछ भी चीजें ऐसी ओपन करते हो जिसमें आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिलता है, ठीक है, तो आप फटाफट टेम्पलेट का यूज करके अपना काम कर लेते हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल की मदद से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर 4 मेंबर बन गए। अब 4 मेंबर डाटा मेंबर बन गए। मेंबर तो 5 बने हैं, 4 डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। तो जो 4 डाटा मेंबर बने हैं उनमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी 0 0 नल और 0.0, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू ये वाली सेट हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा बताइए, जल्दी बताइए। std1 डॉट सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू। पॉइंट क्लियर, बताइए। भरत, ये आपकी फर्स्ट क्लासेस में प्रिंट एफ नहीं होता डियर। मतलब जावा में प्रिंट एफ होता है बट उसका यूज करने का तरीका अलग है, ठीक है, मैं बताऊंगा वो भी। ओके ओके, राइट, एस टी डी नहीं आएगा, एस टी बनाएगा, ठीक है। st1 डॉट सेट स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब फंक्शन कॉल कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, इसमें 10 सेट हो जाएगी। मतलब अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने मान लीजिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, क्या ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी ये वाली, क्या बताइए, या मुझे दोबारा से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, बताइए। ये वैल्यू सेट हो जाएगी, दोबारा से फंक्शन कॉल करना होगा? कॉल अगेन, ठीक है। मतलब मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक बार फंक्शन और कॉल करना होगा, ठीक है। तो मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जब तक मैं फंक्शन वैल्यू मतलब कॉल नहीं कर देता तब तक ये वैल्यू सेट नहीं होगी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मतलब आपको बार बार फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसके बाद आपको फंक्शन कॉल करना पड़ा। क्या कोई ऐसा फंक्शन नहीं है अवेलेबल जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, मतलब जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट बने तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए? तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी ये फुलफिल करता है कंस्ट्रक्टर। समझ में आया आपके अब? तो मतलब एक हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट ये तो आपने समझ में आ गया कि हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही तुरंत के तुरंत आपको अगर कोई वर्क परफॉर्म करवाना है तो आप किसके थ्रू करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ करवा सकते हो, ठीक है। आप बार बार उसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीड समझ में आई आपको कंस्ट्रक्टर की यहां तक अभी? अब देखिए कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं।
कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर, पहली बात तो वो फंक्शन ही होता है, बट वो स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल मेथड होता है। मतलब सारी जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो एक फंक्शन की तरह ही होंगे, ठीक है, बट एक वो स्पेशल फंक्शन होता है। उसमें बस रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है, उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये जो फंक्शन होता है इसमें रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। थोड़े थोड़े और डिफरेंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको सीधे लिखना है कंस्ट्रक्टर का नाम। अब नाम क्या होगा, नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा, तभी आप उसे कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, वरना कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट की मदद से एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, स्टूडेंट ही होगा। अब उसके बाद आप लिखेंगे पैरेंथेसिस, मतलब फंक्शन का पैरामीटर, कि आप इसमें पैरामीटर क्या पास करना चाहते हैं। अभी मैं इसमें पैरामीटर कुछ पास नहीं करूंगा, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट जब होते चले जाएंगे तब मैं आपको डिटेल में थ्योरी वाइज भी पढ़ाऊंगा। पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गई कंस्ट्रक्टर की बॉडी। तो देखिए क्या ये जो कंस्ट्रक्टर है एक फंक्शन की तरह नहीं लग रहा, देखो ध्यान से बताइए, बस इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, पहली डेफिनेशन। ओके, दूसरी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जो किसका नाम होता है, जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। पॉइंट क्लियर। अब एक ये जो फंक्शन है, क्या मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ये जो std1 से है इसे बार बार कॉल कर सकता हूँ ऐसे, बताइए, जितनी मर्जी बार उतनी बार कॉल कर सकता हूँ, यस और नो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए। कॉल कर सकता हूँ मतलब आप फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हो उसी ऑब्जेक्ट से, बट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को आप कॉल ही नहीं कर सकते। विकास से एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर बनता है क्या, नहीं, एक क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ठीक है। मैं जब आपको ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी हम पहले बेसिक बेसिक कर रहे हैं। जब एकदम प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि ये सबको प्रोग्रामिंग एकदम अच्छी तरह समझ में आने लगेगी उस लेवल तक, देन उसके बाद हम एडवांस चीजों में जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरराइडिंग, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है देखिए आप फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हैं, बट आप जो कंस्ट्रक्टर है इसे आप कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है, ना एक बार, ना दो बार, ना तीन बार, आप इसे कॉल ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन राइज होता है, जब कॉल ही नहीं कर सकते, जब हम इसे कॉल ही नहीं कर सकते तो बनाए क्यों रहे हैं, ठीक है। जब हम इसे कॉल ही नहीं कर सकते तो बनाए क्यों रहे हैं, क्योंकि क्योंकि कोई चीज इसलिए बनाएंगे ना ताकि हम उसका यूज कर सकें, और यूज तब कर पाएंगे जब इसे हम कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो कॉल आप नहीं कर सकते, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर आपका खुद कॉल होता है, ठीक है। अब वो कब कॉल होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलेगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं फंक्शन हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इस वाले फंक्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, प्लीज ध्यान से फोकस कीजिएगा। और ये कोड मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया, ठीक है। ये कोड किसके अंदर लिख दिया, कंस्ट्रक्टर के मैंने अंदर लिख दिया, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, एलन, ठीक है। प्रिंट एलन लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है, एंड रेफरेंस इज, ठीक है, प्लस दिस। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, जब मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके तुरंत बाद कॉल होता है, तो बहुत से बच्चों ने आर्ग्यू किया था, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, राइट, ठीक है, या बनने से, ऑब्जेक्ट बनने से पहले कॉल होता है, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट दिया था, राइट। एक स्टेटमेंट पे टिकी है, या तो आप बताइए आपको क्या लगता है, कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट बनने से पहले कॉल होता है या ऑब्जेक्ट बनते वक्त कॉल होता है,
ठीक है, या ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद कॉल होता है, मतलब वो जो उस क्लास के जो मेंबर हैं वो मेंबर जैसे ही बन जाते हैं उसके तुरंत बाद कॉल होता है, बताइए। ओके, तो कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर बनने के बाद कॉल होता है, राइट आंसर, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। डियर, मैंने अभी तौसीफ मैंने अभी स्टैटिक के बारे में पढ़ा ही नहीं है क्लास के अंदर, आप अभी उस पर मत जाइए, टॉपिक पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आपने अभी जावा नहीं पढ़ी, ठीक है। अगर आप बेसिक से लेके चलेंगे तभी आपको एकदम क्लियर स्टेप समझ में आएगी, ठीक है। मैं उस चीज पे भी आऊंगा, ठीक है, बट उसका जब टाइम आएगा तब मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से कॉल होगा। देखिए सबसे पहले जब तक इस वाली लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, फर्स्ट लाइन का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, जब तक फर्स्ट लाइन का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, बस मैंने ये वाली लाइन लिखी है, मैं इसमें ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ध्यान से फोकस कीजिएगा ऑब्जेक्ट अब बन कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस टी नाम का एक वेरिएबल बना, ठीक है, कैसा वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो एक वन एस टी वन नाम का एक वेरिएबल बना, ठीक है, वेरिएबल बन गया, ओके। देन उसके बाद एक आपका क्या बना, अब ऑब्जेक्ट बनना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं तो आप लिखते हैं न्यू, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी है वो हीप में बनाओ, ठीक है। तो न्यू, ये जो न्यू है, न्यू की मदद से आपकी मेमोरी में क्या एलोकेट होगी, हीप एलोकेट होगी, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या एलोकेट होगी, हीप एलोकेट होगी। अब हीप मेमोरी मतलब हीप मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गया, बट न्यू को पता कैसे चला कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नहीं बता रहा है कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, देखिए आपने न्यू लिख रखा है, ठीक है, ये रूल है लिखने का कि न्यू के बाद आपको कंस्ट्रक्टर ही लिखना है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते क्लास का। तो देखिए ये जो स्टूडेंट आपने लिखा, ये आपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है किसके नाम से, बताइए, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है किसके नाम से, क्लास के नाम से, मतलब जो क्लास का नाम होगा वो किसका नाम होगा, बताइए, वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, राइट और नोट, यस और नो, बताइए। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नाम है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है कौन सी क्लास के अंदर लिखा हुआ है, मतलब किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये है इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये जो क्लास है इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सभी के सभी किस में बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे, पॉइंट क्लियर। अब देखिए कितने मेंबर बनेंगे, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले आपका कौन सा मेंबर, आपका एक मेंबर बन गया एज नाम से, ठीक है। देन उसके बाद एक बन गया एसटीडी नाम से, देन दूसरा मेंबर बन गया जेंडर नाम से, ठीक है। देन तीसरा मेंबर बन गया मार्क्स नाम से। देखिए जो बुक्स में जो लैंग्वेज रखी जाती है वो सिंपल रखी जाती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो इसलिए वो एक लाइन में स्टेटमेंट में खत्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक मेंबर बनेगा स्टूडेंट नाम से, बट एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसे आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसे आप कॉल नहीं कर सकते। तो एक आपका मेंबर फंक्शन बन गया, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से बना देता हूँ इसे, जो कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट। ये मेंबर बन गए सभी के सभी क्लास के, यस और नो। तो न्यू की मदद से आपके मेंबर बन गए। अब मेंबर बनने के बाद न्यू की मदद से मेंबर बन गए, न्यू ने पता लगा लिया कि स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर है, तो स्टूडेंट क्लास के क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट कहीं पे बना होगा, तो इसका रेफरेंस होगा 101, कुछ भी मान लेते हैं। अब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना, अब देखिए अब आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, इसमें 0 है, क्योंकि हीप में बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू होती है 0, ये हो गई आपकी नल, ठीक है। तो नल में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, यू 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 000 होता है हैश कोड जो होता है स्लैश करके, देन उसके बाद 0.0 एफ, ठीक है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.0 एफ, ठीक है। तो ये आपकी नल वैल्यू है इसमें। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, अभी देखिए रेफरेंस जो है std1 वेरिएबल में नहीं गया है क्योंकि अभी न्यू का काम पूरा नहीं हुआ है। न्यू को पहला क्या काम करना था, न्यू को काम करना था पहला
न्यू को पहला क्या काम करना था, ऑब्जेक्ट बनाना था। ओके, उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब उस ऑब्जेक्ट में इस क्लास के अंदर जितने मेंबर चाहिए थे, इस क्लास के अंदर जितने मेंबर चाहिए थे उतने मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, अब मेंबर बन चुके हैं तो अब कॉल होगा आपका कंस्ट्रक्टर। क्या कॉल होगा, अब कॉल कौन होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद गाइस 1 मिनट, तो आप ध्यान से देखिए, अब आपका ये जो है ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब मेंबर क्रिएट हो चुके हैं। मेंबर जैसे क्रिएट हो जाएंगे देन उसके बाद आपका तुरंत कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। जैसे आपके ऑब्जेक्ट के मेंबर बन गए जो इस क्लास के अंदर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जो इस क्लास के अंदर रिक्वायर्ड है, तुरंत कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, मतलब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी फिर। ठीक है, एक्चुअल में ये साथ के साथ ही काम होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट बता रहा हूँ कि आपको पता रहे उसे कब कॉल करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड लिखा है अगर मैं इसके अंदर दिस लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कहीं पर दिस लिखता हूँ, तो एक बार बताइए जो कंस्ट्रक्टर किसकी मदद से कॉल हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हो रहा है, ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो ध्यान से देखो, इस रेफरेंस की मदद से कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा, 101 की मदद से। तो जब भी मैं इसके अंदर दिस लिखूंगा तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, बताइए, इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं 101। पॉइंट क्लियर, यस और नो, बताइए, पॉइंट क्लियर, यस और नो। ओके, तो आपने देखिए ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वही कॉल होगा जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा होगा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। ठीक है, तो आपने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा। अभी हम पैरामीटर को भी डिसाइड करना सीखेंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद अब देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट एज, तो मतलब 101 डॉट एज, इसमें वैल्यू क्या चली जाएगी आपकी, 10 वैल्यू चली जाएगी, ये 10 वैल्यू होगी। देन उसके बाद स्टैंडर्ड क्या चला जाएगा आपका, 6 चला जाएगा। देन उसके बाद जेंडर क्या चला जाएगा, एफ चला जाएगा। ठीक है, फीमेल बाय डिफॉल्ट। और मार्क्स क्या चले जाएंगे, 0.0 चले जाएंगे, 0.0 एफ। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों के दोनों, ये सारी की सारी वैल्यू सेट होगी। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड रेफरेंस इज दिस, मतलब दिस में जो भी रेफरेंस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस क्या, 101, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 101। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अलग होगा, तो मुझे हमेशा यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यस और नो। क्योंकि हर टाइम जो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है जब आपका कंस्ट्रक्टर बनना है, सॉरी जब आपका ऑब्जेक्ट बनना है। तो ऑब्जेक्ट बन जब आपका बन रहा है तो उसमें जो रेफरेंस है सबका अलग अलग रेफरेंस होगा ऑब्जेक्ट का, तो आपको दिस की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसे, मैं इसे क्लियर ड्राइंग कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज दैट मैंने वैल्यू सेट कर दी है मार्क्स की, तो मैंने लिखा STD। ठीक है, STD1, ठीक है, सॉरी ST1 डॉट, और यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिखने के बाद इसमें मैंने वैल्यू मार्क्स की सेट कर दी 89 पॉइंट, ठीक है, 8F। ठीक है, अब देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ जिसका नाम क्या रखता हूँ, स्टूडेंट2 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा प्रिंट वॉइड या डिस्प्ले, डिस्प्ले डिस्प्ले के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट, मैंने इसका नाम रखा डिस्प्ले स्टूडेंट। ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी होगी। सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज लिखा ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस, ठीक है। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से है, ठीक है, वो आप प्रिंट एफ लिखते हैं वहां पे, आप जैसे भरत ने बोला प्रिंट एफ का यूज कर सकते हैं क्या प्रिंटिंग करते वक्त इसमें कंसोल पे, तो प्रिंट एफ लिख सकते हैं आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, देन उसके बाद फंक्शन की बॉडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, कैसी लिखेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जिसे आप फॉर्मेट कर सकें। तो मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट एज इज परसेंटाइज डी, ठीक है, परसेंटाइज डी, क्योंकि कैसी वैल्यू इंटीजर, देन कोमा देके हम क्या लिखेंगे दिस डॉट एज, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंट एफ, ठीक है। देन प्रिंट एफ के बाद मैं दोबारा से प्रिंट एफ से वैल्यू दिखा देता हूँ, एक वैल्यू और आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें स्टैंडर्ड दिखाना है, देन स्टूडेंट स्टैंडर्ड इज एसटीडी, स्टैंडर्ड इज, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया एसटीडी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एक स्लैश एन दे देते हैं क्योंकि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रिंट एफ के बारे में पढ़ा है। तो सब सोचते हैं कि हम जावा में प्रिंट एफ यूज नहीं कर सकते, क्या एब्सोल्युटली कर सकते हैं हम, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन लिखा, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट मार्क्स इज प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस डॉट मार्क्स, ठीक है। जेंडर रह गया, तो जेंडर प्रिंट करवा देते हैं, ओके। तो चलिए वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होगी। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे st1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद st2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। जावा सी कोड डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल, होपफुली कोड कंपाइल हो जाए, कोई एरर नहीं है, जावा, ठीक है। देन उसके बाद कोड डॉट जावा, एंटर, ओके। गाइस प्लीज सी द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेशन में आपको इसे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि जो आउटपुट आपको आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपका आउटपुट ये आ चुका है आपको, ठीक है, आपका आउटपुट ये आ रहा है। नेक्स्ट सेशन में समझते हैं एकदम डिटेल में कि आउटपुट कैसे आ रहा है। अभी के लिए इतना ही।